वेलकम बैक टू मोंक एंड परमाणु। आज की वीडियो का टॉपिक होगा थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 2 से। आज हम बात करेंगे क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन एंड इसके अंदर हम बात करेंगे जो इक्वेशन है क्लॉसियस क्लैपेरॉन वो लेटेंट हीट के लिए कैसे डिराइव करें, और साथ में हम पढ़ेंगे फेज डायग्राम ऑफ सल्फर एंड उसके अंदर जो ट्रिपल पॉइंट होंगे उनको भी डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि इस तरह की वीडियो जब भी आए तो आपको सबसे पहले मिल सके। और इन सभी वीडियोस के अंदर जितने भी नोट्स हैं उनकी अगर आप पीडीएफ फॉर्म में नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वो भी मेरी वेबसाइट से कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। वीडियो की शुरुआत में मैं आपको बता दूं कि क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन दो साइंटिस्ट ने मिलकर दी थी जो कि रुडोल्फ क्लॉसियस एंड बेनेट पॉल एमिली क्लैपेरॉन थे। इन्होंने एक रिलेशन दिया था जिसके अंदर टेम्परेचर, प्रेशर और लेटेंट हीट के बीच में एक ग्राफ और एक रिलेशन वहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ था। जब भी कोई मैटर, कोई सिंगल कंस्टिट्यूएंट मैटर अगर अपने फेज ट्रांजिशन करता है, एक फेज से दूसरे फेज में जाता है, तो उसके अंदर टेम्परेचर, प्रेशर में जो चेंज होते हैं वो इस इक्वेशन के द्वारा बताए गए थे। अब हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि ये जो इक्वेशन है क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, ये क्यों यूज़ की जाती है और किस सिचुएशन के अंदर हम इसको यूज़ करेंगे और कहाँ इसकी ज़रूरत हमें पड़ती है। तो वी नो दैट वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमें पता है कि वो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉयल होगा। वी कैन प्रिडिक्ट, क्या हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर अगर प्रेशर घटा दिया जाए, हाफ कर दिया जाए, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। या फिर अगर टेम्परेचर जो है वो रेज कर दिया जाए 200 डिग्री सेल्सियस तो उस समय प्रेशर क्या होगा। तो इन दोनों रिलेशंस के बीच में, यानी कि इन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में कोई ना कोई रिलेशन तो होगा। वो रिलेशन क्या है और कैसे उसको डिराइव कर सकते हैं वो क्लॉसियस और क्लैपेरॉन ने हमें बताया कि किसी भी सिचुएशन के अंदर टेम्परेचर और प्रेशर जो हैं वो को रिलेटेड रहेंगे। हमें नहीं पता कि अगर हम प्रेशर को कम या ज़्यादा कर दें तो टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते बाई जस्ट सेइंग दैट ऑब्जर्वेशन। उसके लिए हमें कुछ मैथमेटिकल टूल या इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, और वो जो टूल था हमारा वो था ये इक्वेशन, जिसको हमने अभी पढ़ना है। तो इस सभी का आंसर देने के लिए, यानी कि ये जो हमें बताया कि 100 डिग्री सेल्सियस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वो जो है बॉईल होगा, अगर प्रेशर कम कर दिया जाए तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, बॉइलिंग टेम्परेचर क्या होगा, और अगर टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर अगर 200 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो उसका प्रेशर क्या होगा। तो इन सभी का जो आंसर है वो हमें तब तक नहीं मिल सकता जब तक हमारे पास प्रेशर और टेम्परेचर के चेंजेस के बीच में कोई ना कोई रिलेशन ना हो, कोई इक्वेशन ना हो। To answer above question, we must know how pressure and temperature changes when phase are in equilibrium। और यही इन्फॉर्मेशन हमें क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन से मिलती है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं हमारी डेरिवेशन की। कंसिडर ए सब्सटेंस इन विच टू फेज चेंज हैज़ टू बी स्टडीड। हमें जिसके अंदर वो चीज़ स्टडी करनी है उसको हम सबसे पहले लेते हैं, और उसका जो टेम्परेचर और प्रेशर का कर्व हम डिनोट कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास वो सब्सटेंस है, सब्सटेंस हमारे पास यहाँ पर वाटर है। तो ये जो लाइन है, ये कर्व ए बी है, ये सेपरेट करता है एक फेज़ को दूसरे फेज़ से। अगर इधर वेपर फेज़ है, इधर लिक्विड फेज़ होगा, और ये फेज़ क्या है, ये जो लाइन है ये इन दोनों फेज़ को सेपरेट करेगी। ए पॉइंट पर कुछ टेम्परेचर और प्रेशर है, ए पॉइंट पर प्रेशर पी है, टेम्परेचर टी है, और कुछ टेम्परेचर ऐड करने के बाद, यानी कि इंक्रीज़ करने के बाद, डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के बाद कर्व कुछ यहाँ होगा बी पॉइंट पर, वहाँ पर प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होगा डेल्टा पी टाइम्स। तो अब हम बात करते हैं, द कर्व ए बी सेपरेट्स टू फेजेस, अलोंग दिस कर्व टू फेजेस विल बी इन इक्विलिब्रियम। अब इस के साथ साथ हमेशा जो दो फेज हैं वो हमेशा इक्विलिब्रियम में होंगे, और इक्विलिब्रियम में होने की वजह से जो स्पेसिफिक गिब्स एनर्जी है दो फेजेस के लिए वो हमेशा इस लाइन पर क्या होगी, वो सेम होगी, इक्वल होगी। तो हम लेट करते हैं कि ए पॉइंट पर टेम्परेचर टी है, प्रेशर पी है, तो वहाँ पर जो गिब्स एनर्जी होगी फर्स्ट फेज के लिए वो होगी G1A 4.A, एंड वहाँ पर सेकेंड फेज के लिए जो एनर्जी होगी वो होगी G2A। यानी कि ये गिब्स एनर्जी हैं उसी पॉइंट पर, क्योंकि वो सेम होंगी जब तक इक्विलिब्रियम में है वो सिचुएशन। इफ़ वी नाउ इंक्रीज द टेम्परेचर बाई डेल्टा टी एंड प्रेशर विल चेंज टू P प्लस डेल्टा पी। अब प्रेशर बढ़ गया डेल्टा पी से, टेम्परेचर क्योंकि हमने बढ़ाया डेल्टा टी से, जो अब गिब्स एनर्जी है वो चेंज होगी। अब जो गिब्स एनर्जी है वो बी पॉइंट पर पहुंचने के बाद क्या होगी,
GB1 and GB2. सो दैट फ्रॉम पासिंग फ्रॉम ए टू बी चेंज इन स्पेसिफिक एनर्जी क्या होगा, अगर ए से बी वो कर्व गया है तो उसके अंदर जो चेंज इन स्पेसिफिक गिब्स एनर्जी है वो होगा G1B माइनस G1A, यानी कि G1 से लेकर ए से लेकर बी तक फेज वन के अंदर क्या चेंज आया, और ये है G2B से G2A, यानी कि इससे इसके बीच में फेज टू में क्या चेंज आया, तो वो होगा डेल्टा G1 और वो होगा डेल्टा G2। अब यहाँ पर मैं इक्वेशंस के अंदर वैल्यू लिखता हूँ इसकी, तो हमें पता है कि जो डेल्टा G है, ये जो डेल्टा G है इसकी जो वैल्यू होगी वो डिपेंड करेगी प्रेशर और टेम्परेचर पर। तो मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेता हूँ। अगर डी जी की वैल्यू लिखनी है तो चेंज इन G1 विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव होगा प्रेशर के अकॉर्डिंग, वहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और चेंज इन डीपी यानी कि टोटल डेरिवेटिव लिखा जाएगा। तो इसको चेंज को हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह, और अगर इसी का अगर सेकंड पार्ट लिखना है तो वो होगा डेल G1 ओवर डेल टी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर करेंगे। ये कुछ इस तरह होता है, अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, हमारे पास फंक्शन है जी इज ए फंक्शन ऑफ जी दैट डिपेंड्स अपॉन पी एंड टी। इसका जो डेरिवेटिव होता है वो कुछ इस तरह होता है, डेल पी ओवर डी पी प्लस डेल जी ओवर डेल टी डी टी। यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट, यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट, उसी को यूज़ करते हुए हमने यहाँ लिखा है, क्योंकि जी इज ए फंक्शन ऑफ पी एंड टी, तो उसका जो डेरिवेटिव है इसी को देखते हुए हम यहाँ कर सकते हैं। अब इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ V1 से। V1 है स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो डेल G1 ओवर डेल P इक्वल टू होगा V1 यानी कि स्पेसिफिक वॉल्यूम, और डेल G ओवर डेल T नेगेटिव ये इक्वल होगा S1 यानी कि स्पेसिफिक हीट, यानी कि चेंज इन एनर्जी पर यूनिट टाइम को हम बोलते हैं यहाँ पर एंट्रोपी। तो यहाँ पर होगी S1 है एंट्रोपी। एंट्रोपी को हम निकाल सकते हैं, हमारे पास इक्वेशन होती है डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। तो यहाँ से अगर मैं एंथैल्पी चेंज जीरो हो तो डेल्टा G बाई डेल्टा टी क्या होगा, माइनस S होगा। तो वही इक्वेशन यूज करते हुए हमने ये रिलेशन यहाँ पर लिखा है। तो V1 हमने स्पेसिफिक वॉल्यूम इन फेज वन लेट कर लिया है, जिसकी जो वैल्यू होगी डेल G1 ओवर डेल P एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर होगी, और S1 एंट्रोपी है फेज वन में, डेल G ओवर डेल T नेगेटिव साइन होगा ओवर डेल T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। अब सिमिलरली अगर हम फेज टू की बात करें तो डेल्टा या DG2 क्या होगा, वो होगा डेल G2 ओवर डेल P T dP एंड डेल G2 ओवर डेल T P dt। तो इस तरह हम इसकी भी वैल्यू लिख सकते हैं। इसको मैं लिख देता हूँ V2 स्पेसिफिक वॉल्यूम इन फेज टू, इसको मैं लिख देता हूँ, इसके नेगेटिव को मैं लिख देता हूँ S2 यानी कि एंट्रोपी इन फेज टू। तो DG2 होगा V2 dP प्लस माइनस का होगा यहाँ पर साइन, तो मैंने यहाँ पर इसको ब्रैकेट में लिख दिया था, S2 D2 होगा, ये इक्वेशन 2 होगी, और पीछे हमारी इक्वेशन 1 होगी जो कि ऐसे थी DG1 इक्वल टू V1 dP माइनस S1 dt। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को यूज़ करके, इक्वेशन 1 एंड 2 को यूज़ करके मैं इन दोनों को लिख देता हूँ डेल G इक्वल टू डेल G2, क्योंकि फेजेस के अंदर हमने लिखा था डेल्टा G1 इक्वल टू होगा डेल्टा G2, क्योंकि चेंज तो जो हमने लिखा था वो सेम था। तो इन दोनों को मैं इक्वेट कराता हूँ, तो इक्वेट कराने के बाद हमें मिलता है कुछ V1 dP माइनस S1 dt इक्वल टू V2 dP माइनस S2 dt, और यहाँ से अगर dP बाई dt निकाला जाए, इन दोनों को यहाँ पर कॉमन ले लेता हूँ मैं, यहाँ पर dP और ये, तो यहाँ पर होगा V2 माइनस V1, और इनको यहाँ कॉमन ले लेता हूँ तो होगा S2 माइनस S1। तो dP ओवर dt होगा S2 माइनस S1 ओवर V2 माइनस V1, यानी कि डेल्टा S ओवर डेल्टा V। ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। अब इस इक्वेशन का मीनिंग क्या है? दिस मीन्स दैट फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन इज accompanied by change in entropy and volume। यहाँ पर वॉल्यूम है स्पेसिफिक वॉल्यूम। We may conclude that in such transitions the specific Gibbs energy is continuous, but its first order derivative showed discontinuity at transition temperature। उसने बताया कि जो गिब्स फ्री एनर्जी है इन सभी केसेस के अंदर वो कंटिन्यूस रहेगी
जब भी फेज ट्रांजिशन होगा, लेकिन उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो फेज ट्रांजिशन के टाइम पर, टेम्परेचर पर, फर्स्ट ट्रांजिशन के टेम्परेचर पर वो डिसकंटिन्यूस होगा। उसको हम ग्राफ्स के माध्यम से भी देख सकते हैं। देखो ग्राफ्स हमारे पास हैं। अगर हम जी की बात करते हैं, ट्रांजिशन करते हैं, यहाँ अगर ट्रांजिशन है, ये ट्रांजिशन टेम्परेचर है, ये फेज़ 1 है, ये फेज़ 2 है, तो जी हमारा लगभग कांस्टेंट है, यानी कि कंटिन्यूस है, बीच में डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। लेकिन हम अगर फर्स्ट डेरिवेटिव देखते हैं, यानी कि एस देखते हैं, डेल्टा जी ओवर डेल्टा टी एट पी, यानी कि कांस्टेंट पी, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि टेम्परेचर जैसे फेज चेंज होता है तो वो यहाँ पर डिसकंटिन्यूस हो जाता है। अलग अलग वैल्यू है दोनों की, शुरुआत अलग है, ये ऐसे, फिर ये ऐसे। और इसी तरह अगर वी की बात करें, डेल जी ओवर डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो यहाँ पर फेज अगर चेंज हुआ है तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो कुछ ग्राफ इस तरह जाएगा, यहाँ पर वो ब्रेक होता है। तो इस तरह जो भी हमारे पास सिचुएशन है उसके अंदर जो गिब्स फ्री एनर्जी है किसी भी फेज़ के लिए, फेज़ ट्रांजिशन के समय पर, वो हमेशा कंटिन्यूस होगी, जबकि उसका फर्स्ट डेरिवेटिव है वो डिसकंटिन्यूस होगा। अब हम बात करते हैं, लेट कर लेते हैं कि इफ एल इज़ द लेटेंट हीट पर यूनिट मास रिक्वायर्ड टू एकम्प्लिश दैट ट्रांजिशन, यानी कि हमें कितनी हीट देनी पड़ी फेज ट्रांजिशन के लिए। तो फेज ट्रांजिशन के लिए जितनी भी हीट देनी पड़ती है उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। वो होगी टी डेल्टा एस, यानी कि चेंज इन एंट्रोपी कितनी हुई है टेम्परेचर कितने पर, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पर लेटेंट हीट। अब हम यूज़ करते हैं इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन 3 में हमारे पास है डी पी ओवर डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एस ओवर डेल्टा वी। तो डेल्टा एस की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ से मिल जाएगी एल ओवर टी इज इक्वल टू डेल्टा एस। तो वो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, डी पी ओवर डी टी आएगा एल ओवर डेल्टा, एल ओवर टी, डेल्टा वी सेम का सेम होगा यहाँ पर। तो दिस इक्वेशन इज नोन एज क्लोसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, और यही इक्वेशन जो है हमारी वो क्लोसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन है। इट गिव्स द रेट एट विच प्रेशर मस्ट बी चेंज विद टेम्परेचर फॉर टू फेज टू बी को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि कितना टेम्परेचर और कितना प्रेशर चेंज हो, किस रेट से चेंज हो कि दो फेज हमेशा इक्विलिब्रियम में एक साथ रह सकें किसी भी फेज ट्रांजिशन के अंदर। इफ़ वाटर इज स्टडीड अंडर वेरी हाई प्रेशर, अगर हम वाटर को हाई प्रेशर के अंडर स्टडी करते हैं तो उसके अंदर आइस की कई क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हमें ऑब्जर्व होती हैं। इनफैक्ट अंडर वेरी हाई प्रेशर, अगर हम बहुत ही ज़्यादा प्रेशर की बात करें, जैसे कि 15 यानी कि 25,000 ATM की बात करें, तो वहाँ पर जो आइस का जो टेम्परेचर होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस होगा, यानी कि आइस 100 डिग्री सेल्सियस पर ही मेल्ट होगी। तो इसको हम बोलते हैं हाई प्रेशर होने की वजह से जो आइस है वो हॉट होगी मेल्टिंग पॉइंट पर अपने, जबकि मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री, वहाँ पर जो आइस होती है वो ठंडी होती है। लेकिन अगर प्रेशर हम ज़्यादा कर दें तो उस समय आइस गर्म होगी जब वो मेल्ट होगी, और मेल्ट होगी 100 डिग्री सेल्सियस पर, जिस पर वो बॉयल होती है। तो अब नेक्स्ट जो हमारा इसके अंदर टॉपिक होगा वो होगा फेज डायग्राम। वो फेज डायग्राम के अंदर हमने लिया है सल्फर। अब हम बात करते हैं कि एसटीपी पर क्या होता है। जो सल्फर है हमारा वो स्टेबल होता है, रोम्बिक सल्फर, और अगर उसको हम धीरे धीरे हीट करना स्टार्ट करते हैं तो वो मोनोक्लिनिक सल्फर में कन्वर्ट हो जाता है 95.4 डिग्री सेल्सियस पर। अगर हम ग्राफ में देखते हैं तो हमें कुछ यहाँ समझ में आएगा कि अगर ये प्रेशर है, यहाँ पर टेम्परेचर है, तो ये हमारा सल्फर है, उसको हम अगर हीट करना स्टार्ट करते हैं तो वो शुरू में होता है रोम्बिक सल्फर, और 95.4 डिग्री सेल्सियस पर वो बन जाता है मोनोक्लिनिक। अब वो रहता है, तब तक हम हीट करते हैं उसको 119 पर, 119 के बाद वो लिक्विड फेज में चला जाता है। तो इस तरह यहाँ पर ये मोनोक्लिनिक सल्फर का ग्राफ है, ये रोम्बिक का है और ये लिक्विड का है, नीचे हमारा वेपर फेज है। तो इस तरह यहाँ पर फेज डायग्राम हम ड्रॉ कर सकते हैं सल्फर का। अगर हम इसके ट्रिपल पॉइंट्स की बात करें तो ट्रिपल पॉइंट्स कुछ होंगे, ये और एक इसके बाद होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जो जी है, गिब्स एनर्जी है रोम्बिक सल्फर के लिए, वो इक्वल होगी गिब्स एनर्जी मोनोसल्फर के लिए, यानी कि मोनोक्लिनिक के लिए। और वहाँ पर गैस फेज भी है, एक फेज ये, एक फेज ये, और एक वेपर फेज। तो ये 95.4 डिग्री सेल्सियस पर हमें ट्रिपल पॉइंट मिल गया, जहाँ पर गिव्स फ्री एनर्जी फॉर रोम्बिक, गिव्स फ्री एनर्जी फॉर मोनोक्लिनिक एंड गिव्स फ्री एनर्जी फॉर गैस, वो होगी सेम। सेकंड जो हमारा ट्रिपल पॉइंट होगा वो हमें यहाँ मिलेगा, यहाँ पर गिव्स फ्री एनर्जी फॉर मोनोक्लिनिक सल्फर, गिव्स फ्री एनर्जी फॉर लिक्विड एंड गिव्स फ्री एनर्जी फॉर गैसियस फेज। ये 119 डिग्री सेल्सियस पर सारे इक्वल होंगे। थर्ड जो फेज हमें मिलेगा वो इसके बाद मिलेगा। यहाँ पर क्या होगा, जो गिव्स फ्री एनर्जी है रोम्बिक, मोनोक्लिनिक और लिक्विड,
ये तीनों ही बराबर होंगे 151 डिग्री सेल्सियस पर। तो ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन हमें ये बात देखने को मिलती है कि जो प्रेशर है वो डिपेंड करता है सिर्फ टेम्परेचर पर और किसी चीज़ पर नहीं करता है। तो इस तरह हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। इसके अंदर हमने पढ़ा कि क्लोसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन किस तरह डिराइव करते हैं, उसका मतलब क्या है, वो कहाँ यूज़ की जाती है, फेज डायग्राम हमने पढ़ा और ट्रिपल पॉइंट्स के बारे में हमने यहाँ पर स्टडी किया कि ट्रिपल पॉइंट्स कहाँ कहाँ हमें मिलेंगे। तो चलिए इस वीडियो को फिनिश करते हैं यहीं पर।